नमस्कार दोस्तों, सेस्टॉक चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं फार्मा बिल 2020 यानी कि किसानों के लिए हाल ही में लाए गए जो 3 बिल यहाँ पर है, जिसको लेकर किसान यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ भी इनका यहाँ पर विरोध कर रही है और सरकार अपनी प्रोसेस को लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। इस पर जो है यहाँ पर हलचल नहीं कर रही है, यानी कि रोक नहीं लगा रही है। तो क्या ऐसी समस्या है इन 3 फार्मा बिल में जिसको लेकर किसान आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, और क्या सुविधाएं यहाँ पर सरकार के नज़रिए से दी जा रही है और क्या दुविधाएं, क्या प्रॉब्लम्स किसानों के नज़रिए से यहाँ पर है, इन दोनों पहलुओं को आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप भी ये सब जानने के इच्छुक है कि ये फार्मा बिल 2020 क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात सेस के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं आज के इस वीडियो में हम फार्मा बिल 2020 को लेकर कि ये क्या बिल है और इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर परिवर्तित की जा रही है। तो ये फार्मा बिल 2020 यदि मेन तौर पर देखा जाए तो 3 बिलों के ऊपर यहाँ पर डिपेंड है, जिसमें कि 3 बिलों को मिलकर यह फार्मा बिल 2020 यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें कि कृषि को लेकर, खेतीबाड़ी को लेकर कुछ नियमों में यहाँ पर परिवर्तन किया गया है, कुछ नियमों में यहाँ पर चेंज किया गया है, जिससे कि किसानों को यहाँ पर कुछ हद तक कुछ सुविधाएं भी मिलने वाली है और कुछ हद तक यहाँ पर उनको परेशानी भी होने वाली है। ये डिसाइड आप ये वीडियो देखने के बाद आप खुद यहाँ पर करिएगा। तो सबसे पहला ये जो 3 नियम यहाँ पर है, इनमें 3 नियमों में सबसे पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसके बाद दूसरा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सुविधा विधेयक 2020, और तीसरा जो इसमें नियम है जो यहाँ पर बिल लगाया गया है वो है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता व कृषि सेवा बिल 2020। इनके नाम काफ़ी लंबे चौड़े हैं और इन पर जो है अब क्या क्या चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं ये यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 की। तो ये बिल यहाँ पर 1955 में लाया गया था, जब वस्तु के भंडारण को लेकर यहाँ पर यह नियम बनाया गया था। जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय होता ये था कि जो साहूकार है, जो ठेकेदार लोग हैं, वो वस्तुओं का यहाँ पर भंडारण करके रखते थे, और जब उनका मन चाहे, जब उन्हें लगता था कि कीमतें यहाँ पर बढ़ गई है, तब उन वस्तुओं को मार्केट में बेचने के लिए निकालते थे, ताकि जो सस्ते में उनका भंडारण कर ले और महंगे में उनको यहाँ पर बेचते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए 1955 में यह वस्तु भंडारण संबंधी नियम लाया था, जिसे कि अब यहाँ पर सरकार हटाने की बात कर रही है और कह रही है कि अब स्टोरेज पर किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी। स्पेशल तौर पर कुछ आवश्यक वस्तुओं में यदि देखा जाए तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को ज़रूरी है, जो रेगुलर लगती है, उन्हें जो है आवश्यक वस्तुओं में गिना जाता है। जैसे आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, तेल, नमक, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी आवश्यक चीज़ों में होती है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन सरकार ने रखी है कि यदि कोई आपदा की स्थिति है या कोई युद्ध का समय है, कहीं पर युद्ध चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ही हमें जो है आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कोई नहीं कर पाएगा। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर कोई भी रोक टोक यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर किसानों का मानना ये है कि यदि ऐसी स्थिति आई तो वापस से वही सारी स्थितियाँ यहाँ पर आएगी। पहले जहाँ पर साहूकार लोग बड़ी बड़ी अपने गोडानों और जो अपने स्टोरेज होते हैं उनमें यहाँ पर अनाजों को स्टोर करके रखते हैं, और जब कीमतें मार्केट में यहाँ पर बढ़ने लगती है, वह चीज़ें जो स्टोर करके रखी जाती है उनकी कीमतें बढ़ जाती है, फिर मार्केट में लाकर उन्हें बेचते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर जो है कल को कुछ सालों बाद यहाँ पर आ जाएगी यदि ऐसा नियम रहा तो। इस पर सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर हम किसानों को भी ये परमिशन दे रहे हैं कि वो अपनी जो भी यहाँ पर अनाज है, जो भी उनका उगाया हुई जो भी फसल है, उसे जो है वह सेव करके रख सकती है, और व्यापारियों को भी ये यहाँ पर छूट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि व्यापारियों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, बड़ी बड़ी गोडाउन होती है, वो अपना जो है संरक्षण यहाँ पर कर सकते हैं, उसे जो है स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन किसानों की यदि बात करें तो उन्हें जो है इस साल की जो फसल निकाली है उसी को बेचकर वह जो है अपना पूरा खर्चा यहाँ पर चलाता है, पूरा अपनी साल भर का जो उनका मेंटेनेंस होता है वो उसी में करता है, और आगे आने वाले साल में जब फिर उसे दोबारा फसल लगानी है उसका भी खर्चा और उसका भी बीजारोपण और जो भी खर्चा होता है सर यहाँ पर किसानों को उसी से करना होता है। तो ऐसी स्थिति में किसान यहाँ पर जो है भंडारण करने की स्थिति में बहुत कम किसान यहाँ पर होंगे जो कि भंडारण कर पाएंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो है विवाद इस बिल को लेकर हो रहा है। आपका इस पर क्या सुझाव है ये कमेंट करके आप जो है हमें यहाँ पर बता सकते हैं। आते हैं दूसरे बिल के ऊपर, जो है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुरक्षा विधेयक 2020। तो इसमें क्या चीज़ें यहाँ पर चेंजेस होने वाली है। इस बिल का मेन फोकस यहाँ पर 1 कंट्री 1 मार्केट यानी कि 1 नेशन 1 मार्केट को लेकर ये बिल यहाँ पर लाया गया है कि अभी तक यहाँ पर किसान मंडियों में अपना अनाज बेचते थे, अब यहाँ पर उन्हें मंडियों के बाहर किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह पर अपना माल बेचने की यहाँ पर सुविधा होगी। अब यहाँ पर अभी तक जो माल बेचने की प्रक्रिया है वो किसानों की 3 तरह से यहाँ पर होती है। पहला होता है APMC यानी कि मंडियों में, जो कि मंडियाँ यहाँ पर लगभग हर जिलों में यहाँ पर मंडियाँ होती है, उन मंडियों में किसान अपना माल ले जाता है। वहाँ पर जो
मंजुले मेन होते हैं, यानी कि जो कमीशन पर काम करने वाले जो ठेकेदार लोग होते हैं, जो मिडल मैन यहाँ पर कहलाते हैं, जो कि बड़ी कंपनियों के व्यापारियों और किसानों के बीच में यहाँ पर समझौता करवाते हैं, वो यहाँ पर जो है मालों की बोली लगाते हैं। जैसे सब अपने किसान यहाँ पर अपने ट्रैक्टर ट्रक से जो माल ले जाता है, वो माल लेकर वहाँ पर पहुँचा, फिर वो जो लोग यहाँ पर मिडिल मैन होते हैं, जो व्यापारियों और किसानों के बीच में यहाँ पर साझा करवाते हैं, वो जो है मालों की बोली लगाते हैं। और किसान को जब लगता है कि हाँ ये अपने को अच्छा दाम दे रहा है, तो उसे जो है वह अपना माल यहाँ पर बेच देते हैं। ये तो हुई एक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया किसानों की यहाँ पर माल बेचने की होती है लोकल मार्केट की, यानी कि कुछ व्यापारी उनके घर पर ही आते हैं, घर से यहाँ पर माल खरीद के ले जाते हैं, या किसान खुद अपना माल यहाँ पर ट्रक या ट्रैक्टर के माध्यम से छोटे मोटी दुकानों पर, छोटे मोटे मार्केट में यहाँ पर बेचते हैं। तीसरा यहाँ पर किसानों की माल बेचने की प्रक्रिया है MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि सरकार की तरफ से डिसाइड किया जाता है। तकरीबन 23 से 25 कुछ ऐसी फसलें हैं जिन पर सरकार हर साल यहाँ पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो डिसाइड करती है कि इस माल को इस कम रेट से, इससे कम रेट में यहाँ पर नहीं खरीद सकता कोई भी। सरकार यहाँ पर ये MSP वाला माल सरकार यहाँ पर खुद खरीदती है, इसका भंडारण करती है, और जो यहाँ पर गरीबी रेखा के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग आते हैं, उनको जो 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूँ चावल यहाँ पर मिलता है, उन्हें यहाँ पर जो है ये भंडारण यहाँ पर देती है। अब यहाँ पर किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है MSP पे, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे यदि किसान अपनी फसल बेचता है तो उसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यदि हमारे देश में देखा जाए तो केवल 6% किसान ही MSP पर अपनी फसल यहाँ पर बेच पाते हैं। बाकी के जो 94% किसान है वो MSP पर अपनी फसल नहीं बेच पाते, क्योंकि सरकार के पास भी इतना भंडारण करने के लिए और इतने अनाज की ज़रूरत शायद सरकार के पास नहीं हो। केवल 6% के किसानों की ही फसल यहाँ पर सरकार MSP के रेट पर और MSP वाली जो योजना है उसके अंतर्गत ले पाते। तो ये तो हुई किसानों की फिलहाल जो 3 तरह की यहाँ पर मार्केट में अपनी फसल को बेचने की योजनाएं चल रही है उसको लेकर। अब ये जो नियम यहाँ पर सरकार की तरफ से लाया जा रहा है कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, इसमें मंडी के बाहर भी किसान यहाँ पर माल बेच पाएगा। अब मंडी के बाहर यदि किसान माल बेचता है तो ये जो बीच के व्यक्ति है, जो बीच के व्यापारी है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के और किसानों के बीच में माल का यहाँ पर साझा करते हैं, यानी कि किसानों से माल कम दाम में लेते हैं और बड़ी कंपनियों को यहाँ पर ज़्यादा दाम में बेचकर यहाँ बीच का जो कमीशन कमाते हैं, तो ये लोगों को यहाँ पर दिक्कत है। तो ये भी यहाँ पर जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि ऐसे में इन्होंने जो अभी भंडारण के लिए जो गोदामें बना रखी है, जो स्टोरेज के लिए यहाँ पर चीज़ें बना रखी है, उनका जो है यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी संख्या में यहाँ पर ये लोग भी है, ये व्यापारी लोग भी है, जिनका भी यहाँ पर जो है रोजगार चला जाएगा, उन्हें भी यहाँ पर जो है दिक्कतें होगी। दूसरी चीज़ यदि देखा जाए कि यदि किसान यहाँ पर डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट मार्केट में अपना माल यहाँ पर बेच पाएगा, कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों में भी यहाँ पर माल बेच पाएगा, तो ऐसी स्थिति में भी यदि एक प्रदेश का किसान दूसरे प्रदेश में यहाँ पर जाता है या किसी दूसरे मार्केट में जाता है, तो डायरेक्ट वो किसी बड़ी कंपनी से यहाँ पर साझा नहीं कर पाता है, ना ही उसके पास इतना सोर्स होता है कि वो डायरेक्ट किसी कंपनी के पास जाकर यह बात कर पाए कि भाई हमारे पास इतना माल है और इतना गेहूँ या इतना चावल है, तो हम इसे आपको बेचना चाहेंगे। तो ये दिक्कतें भी यहाँ पर, यदि ये मिडल मैन यहाँ पर बीच से हट जाएंगे, केवल किसान और जो बड़ी कंपनियाँ ही यहाँ पर रह जाएगी, तो इसमें भी ये भी दिक्कत यहाँ पर आने वाली है, जिसको लेकर भी इस बिल पर यहाँ पर विरोध हो रहा है। इस बिल में विरोध का एक और पक्ष यहाँ पर जो किसानों की तरफ से रखा जा रहा है वो है MSP, यानी कि न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार की तरफ से अभी फसलों पर दिया जाता है। जैसे कि गेहूँ का उन्होंने डिसाइड किया कि 1925 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर सरकार लेगी, और उससे जो है कम सरकार यहाँ पर नहीं लेगी। क्योंकि MSP पर केवल 6% किसान ही अपनी फसल को यहाँ पर बेच पाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों का ये मानना है कि ये ओपन मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया, ये बीच के व्यापारी यहाँ पर हट गए, केवल कंपनी और किसानों के बीच का ये साझा रह जाएगा। तो एक आगे चलकर कुछ दिनों बाद ये स्थिति यहाँ पर आएगी कि किसान और व्यापारियों के बीच में ही ये काम होते जाएगा, और सरकार धीरे धीरे ये जो 6% किसानों को अभी MSP का लाभ मिल रहा है, यहाँ से भी अपना पल्ला झाड़ लेगी। केवल नाम के लिए यह योजनाएं रह जाएगी, और ये MSP पर जो अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है, ये भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। विशेष तौर पर ये जो आंदोलन हो रहे हैं, ये पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये तीनों इलाकों के ही यहाँ पर भारत में सबसे अच्छी खेती और उपजाऊ खेती यहाँ पर होती है, और यहाँ के किसान ही सबसे ज़्यादा MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा यहाँ पर ले पाते हैं। अब आते हैं किसान संबंधी तीसरे बिल को लेकर, जो कि है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता व कृषि सेवा बिल।
ये बिल यहाँ पर कुछ इस तरह का है कि इसमें आपको जो भी किसान लोग हैं उनकी किसान की बुआई के वक्त ही उनकी फसल की कीमत यहाँ पर कंपनियों के द्वारा लगा दी जाएगी। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट किसान और कंपनियों के बीच में यहाँ पर बन जाएगा कि आपकी फसल उपजने के बाद, फसल निकलने के बाद ये कीमत हम यहाँ पर देंगे। मान लो कि कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, उसने यहाँ पर देखा कि हमें बिस्किट बनाने के लिए 100 टन गेहूँ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने अपना एक एरिया डिसाइड यहाँ पर किया कि इतने एरिए के अंदर में जो भी गेहूँ होगा इसमें हमें अनुमान है कि 100 टन गेहूँ हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। अब उस एरिए के अंदर जितने भी किसान यहाँ पर हैं उन सबसे जो है वह सौदा कर लेगा कि भाई वर्तमान में यहाँ पर 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो जो गेहूँ चल रहा है, हम उस रेट में आपका यहाँ पर गेहूँ लेंगे। किसान को यहाँ पर यदि जमता है, उसे समझता है कि हाँ यहाँ पर जो है हमारा इस रेट में गेहूँ यहाँ पर चला जाएगा, तो उस रेट में पहले ही यहाँ पर सौदा हो जाएगा। और 4 महीने जब वहाँ पर यह फसल निकल कर तैयार होगी, पक कर तैयार होगी, तो वह उस कंपनी के लोगों को उस रेट में यहाँ पर वह फसल बेच देगा जिस रेट में यहाँ पर पहले कंपनी और किसान के बीच में सौदा हुआ था। ये जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छा नियम है, लेकिन इसको लेकर कुछ विवाद की स्थितियाँ भी यहाँ पर पनप सकती है। जैसे कि मान लो अभी हाल ही में फसल बोने से पहले किसानों से कंपनियों ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया कि भाई हम 25 रुपये किलो आपका गेहूँ लेंगे। अब कल को जब 4 महीने बाद यह फसल पक कर यहाँ पर तैयार होती है, फसल जब बनकर तैयार होती है, उस समय यदि स्थिति ये आ जाए कि 25 रुपये की जगह 35 रुपये किलो यहाँ पर गेहूँ हो गया, तो हो सकता है कि किसान यहाँ पर जो है 25 रुपये किलो गेहूँ नहीं देकर 35 रुपये अपना अलग से गेहूँ यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर दे। ऐसे में कंपनी का जो बजट यहाँ पर 100 टन का था, वो 100 टन पूरा उस एरिया में यहाँ पर नहीं हो पाएगा। दूसरी स्थिति यहाँ पर ये भी आ सकती है कि जो 25 रुपये किलो का सौदा यहाँ पर इन्होंने किया है, अब मार्केट यहाँ पर 4 महीने बाद 15 रुपये किलो का यदि आ गया, तो वो हो सकता है वो कंपनी भी यहाँ पर जो है पलड़ा झाड़ ले, वो कंपनी ही यहाँ पर जो है इस तरह का गेहूँ 25 रुपये किलो का नहीं लेना चाहे। या हो सकता है कि 4 महीने इसकी स्थिति के बाद उस कंपनी में और कोई नुकसान यहाँ पर हो गया, कंपनी बंद हो गई, कंपनी के लोग यहाँ पर भाग गए, तो किसानों को दिक्कत होगी कि वो कहाँ जाकर जो है अपना गेहूँ बेचेंगे, कहाँ से उनका कॉन्टैक्ट करेंगे। दूसरी स्थिति यहाँ पर इसमें ये भी है कि विवाद की स्थिति के लिए किसी भी तरह का कोर्ट या किसी भी तरह की सुविधा यहाँ पर इस बिल में नहीं दी गई है। विवाद की स्थिति में समझौता कैसा होगा, इसको लेकर केवल SDM तक ही विवाद निपटारा हो, ये स्थिति यहाँ पर कही गई है, जिसको लेकर भी काफ़ी रोष यहाँ पर किसानों में है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर ये जो 3 फार्मा बिल थे, इनके बारे में डिटेल में हमने आपको अब यहाँ पर जानकारी दी कि इसमें किसानों को क्या चीज़ों में यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। जो मिडिल मैन है, जो बीच में के समझौता कराने वाले व्यक्ति है, जो कि किसानों और बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में यहाँ पर जो है अपना कमीशन कमाते हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही है। और जो बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर कल को मार्केट में आएगी, जो कि डायरेक्ट तौर पर यहाँ पर बुआई से पहले ही किसानों को अपने सौदा यहाँ पर उन फसल का कर लेगी, उसको लेकर क्या दिक्कतें आएगी। इसमें 2 प्रमुख दिक्कतें यहाँ पर नज़र आ रही है। पहला, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को कल को यहाँ पर सरकार कहीं ख़त्म ना कर दे, ये डर किसानों को है। और दूसरी, साहूकार वाली प्रोसेस जो यहाँ पर आज़ादी के पहले यहाँ पर चलती थी, ठेकेदारी वाली प्रोसेस जो यहाँ पर चलती थी, उसी तरह वो कल को कहीं ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपनी मनमर्जी का रेट ही यहाँ पर किसानों से नहीं लेने लग जाए, मनमर्जी का ही यहाँ पर जो है फसल की कीमत नहीं लगाने लग जाए। ये भी यहाँ पर जो है दिक्कत कल को आ सकती है, ऐसा यहाँ पर किसानों का मानना है। तो दोस्तों ओवरऑल ये जो फार्मा बिल 2020 के बारे में आज के इस वीडियो में हमने जानकारी दी। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सेस्टॉल्को को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के यूज़फुल, नॉलेजेबल, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मेक मनी टिप्स जैसे यूज़फुल वीडियो समय समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सेस्टॉक के साथ।